कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है सम्मान है ज़रूरी। सुबह से ही घर का माहौल थोड़ा गर्म था। सुरेश की अपने पिता से रात को किसी बात पर अनबन हो गई थी। यह पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा अक्सर ही होता था। सुरेश के विचार अपने पिता के विचारों से बिल्कुल अलग थे, पर सुरेश अपने पिता को ही अपना आदर्श मानता था और उनसे बहुत प्रेम भी करता था। सुरेश बहुत ही साफ दिल इंसान था। किसी भी तरह के दिखावे या बनावटीपन की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं थी। सुरेश के पिता जानकी दास जी अम्बाला के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। उन्होंने अपनी मेहनत से कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया था। बात का उन्हें बहुत गुमान भी था, और होता भी क्यों नहीं। तिनके से ताज तक का सफर उन्होंने अकेले ही तय किया था। सुरेश को इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। अपने माता पिता के इकलौती संतान होने का फायदा उसने कभी नहीं उठाया था। सुरेश की माँ सीमा ने भी उसकी बहुत अच्छी परवरिश की थी। उसमें संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। हर किसी का आदर सम्मान करना और जरूरतमंदों के लिए दिल में दया रखना उसका स्वभाव था। वह घर के नौकरों से भी बहुत तमीज और सलीके से बात करता था। उसके स्वभाव के कारण वह अपने दोस्तों में भी बहुत प्रिय था। आधी रात को भी अगर कोई परेशानी में होता था तो एक फोन आने पर सुरेश तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाता था। किसी के काम आकर उसकी सहायता करके सुरेश को बहुत सुकून मिलता था। 14 सितंबर का दिन था। दोहरी खुशी का अवसर था। सुरेश के पिता जानकी दास जी का जन्मदिन था और साथ में उनकी नई फैक्ट्री का उद्घाटन भी था। इस अवसर पर घर में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। सुरेश की मां ने सुबह ही उसको चेतावनी देते हुए कहा, शाम को मेहमानों के आने से पहले घर जल्दी आ जाना। वैसे तो सुरेश देर से घर नहीं आता था, पर ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ कभी इधर उधर भी चला गया तो घर आने में थोड़ी देर हो जाती थी। अपने पिता का इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी सुरेश एक मैगजीन के लिए फोटोग्राफी का काम किया करता था। उसे इस काम में शुरू से ही दिलचस्पी थी और उसने तय किया था कि अपने काम से ही एक दिन खुद की एक पहचान बनाएगा। उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर सुरेश को बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश कभी रही भी नहीं। वह बहुत थोड़े में ही संतुष्ट होने वाले इंसानों में से था। शाम होने को आई। मेहमानों का आगमन भी शुरू हो गया था। सुरेश भी ऑफिस से आकर अपने कमरे में तैयार होने चला गया। जानकी दास जी और उनकी पत्नी सीमा मुख्य द्वार पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़े थे। सुरेश भी तैयार होकर आ गया। थोड़ी ही देर में उनका बगीचा मेहमानों की उपस्थिति से रौनक हो चुका था। सुरेश की मां के बहुत जोर देकर बोलने पर भी सुरेश ने अपने किसी दोस्त को पार्टी में आने का निमंत्रण नहीं दिया था। टेबल पर केक रखा हुआ था। सुरेश के पिता ने केक काट कर पहला टुकड़ा अपनी पत्नी सीमा को खिलाया, फिर दूसरा टुकड़ा लेकर वह अपने बेटे को खिलाने लगे तो सुरेश ने उनके हाथ से केक ले लिया और उन्हें खिला दिया। फिर अपने पिता के पैर छूकर बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पिताजी। जानकी दास जी ने बेटे को सीने से लगा लिया। सुरेश की माँ यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। बहुत कम ही अवसर होते थे जब बाप बेटे के यह स्नेह देखने को मिलता था। नहीं तो विचारों में मतभेद होने के कारण दोनों में बात करते करते बहस शुरू हो जाती थी और बातचीत का सिलसिला कई दिनों तक बंद रहता था। वेटर स्नैक्स और ड्रिंक्स लेकर घूम रहे थे। अक्सर बड़ी बड़ी पार्टी और समारोह में ऐसा ही होता है और इस तरह की पार्टियों को ही आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। इस तरह की पार्टियां सुरेश ने बचपन से ही अपने घर में देखी थी। इसके बावजूद भी वह इस तरह की पार्टियों का आदी नहीं था। ऐसे माहौल में उसे बहुत जल्द घुटन महसूस होने लगती थी। सुरेश के पिता ने उसको आवाज देकर बुलाया, सुरेश इधर आओ, जगमोहन अंकल से मिलो। कब से तुम्हें पूछ रहे हैं। जगमोहन अंकल जानकी दास जी के बहुत करीबी मित्रों में से एक थे और उनका भी लखनऊ में अच्छा खासा कारोबार था। सुरेश ने हेलो अंकल बोलकर उसके पैर छुए तो वह बोलने लगे, यार जानकी दास, तुम्हारा बेटा तो हाई फाई करने के जमाने में भी पैर छूता है। आधुनिकता से तो कितनी दूर है। तुम्हें कितनी बार समझाया था कि इकलौता बेटा है तुम्हारा, इसे अमेरिका भेजो पढ़ाई के लिए, थोड़ा तो आधुनिक होकर आता। सुरेश चुपचाप मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। जगमोहन अंकल फिर बोलने लगे,
और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी फोटोग्राफी की नौकरी? अब छोड़ो भी यह सब, क्या मिलता है यह सब करके? अब अपने पिता के कारोबार की डोर संभालो। जितनी सैलरी तुम्हें मिलती है उतनी तो तुम्हारे पिता घर के नौकरों में बांट देते हैं। अपने पिता की शख्सियत और हैसियत का तो ख्याल रखो। पिता की शख्सियत और हैसियत की बात सुनकर सुरेश ने अपनी चुप्पी तोड़ने का निर्णय ले लिया। सुरेश बोला, अंकल जी, काम को लेकर मेरा नजरिया जरा अलग है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी काम किया है जिससे मेरे पिताजी की छवि या उनकी शख्सियत को कोई हानि पहुंची हो। फोटोग्राफी मेरा शौक है, इस काम को करने में मुझे खुशी मिलती है। और रही बात पैसों की, तो ज्यादा पैसों की ना मुझे जरूरत है और ना ही कोई चाह। बोलते बोलते सुरेश की आवाज ने जोर पकड़ लिया। जानकी दास जी को सुरेश का इतने खुले शब्दों में बात करना पसंद नहीं आया। उन्होंने लगभग चिल्लाने के लहजे में बोला, चुप हो जाओ सुरेश, यह कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? अपनी इस बदतमीजी के लिए तुम्हें जगमोहन जी से अभी माफी मांगनी होगी। सुरेश ने साफ इनकार करते हुए कहा, माफी किस बात की पिताजी, मैंने कोई गलती नहीं करी है, सिर्फ अपनी बात रखी है। आप ही बताइए कि मैंने आज तक ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा हो? जानकी दास जी बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता सुरेश, मेरे प्रतिद्वंदी भी इस पार्टी में मौजूद हैं, सबके सामने मेरा मजाक मत बनाओ। सुरेश बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है पिताजी कि कौन देख रहा है और कौन सोच रहा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे समझो। मैंने जब से होश संभाला है तब से आज तक उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब आप मुझे समझोगे। इंसान बड़ा काम या बड़ा कारोबार करके ही बड़ा नहीं होता पिताजी, छोटे छोटे काम करके भी इंसान अपनी एक पहचान बना सकता है। बड़े बनने का सफर भी तो छोटे सफर से ही तय होता है। इस बात का उदाहरण तो आप खुद भी हैं पिताजी, फिर आप क्यों नहीं समझते? अपने बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर जानकी दास जी का सब्र का बांध टूट चुका था। अब वह सुरेश की बातें उन्हें अपनी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने जैसी लग रही थी। उन्होंने फिर से सुरेश से कहा, तुम या तो जगमोहन अंकल से माफी मांगो या अभी इस वक्त घर से निकल जाओ। सुरेश की माँ सीमा जी, जो इतनी देर से दूर खड़े होकर सब देख सुन रही थी, सोचने लगी कि पति की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना जरूरी है, पर बेटे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर नहीं। वे अपने पति से बोली, ये क्या बोल रहे हो आप? इतनी सी बात के लिए कोई अपनी औलाद को घर से जाने के लिए कहता है क्या? जानकी दास जी को जब गुस्सा आता था तब वे किसी की भी नहीं सुनते थे। हमेशा की तरह उन्होंने सीमा जी को बोलकर चुप करा दिया। सुरेश बोला, मुझे नहीं पता था पिताजी कि आपको अपने बेटे से ज्यादा इन बाहरी लोगों की परवाह है, जो आज आपके साथ सिर्फ आपकी शख्सियत और हैसियत की वजह से आपके साथ खड़े हैं। यहाँ खड़ा हुआ हर एक इंसान आपके लिए अपने दिल में इज्जत लिए नहीं खड़ा, बल्कि अपने दिमाग में आपसे जुड़ा नफा और नुकसान लिए खड़ा है। इस सच्चाई को आप स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसा बोलकर सुरेश माँ के पास आया और पैर छूकर बोला, चलता हूँ माँ, तुम अपना ख्याल रखना। सीमा पति से गुहार लगाती रही, मगर जानकी दास जी ने एक नहीं सुनी। वे चिल्लाते हुए बोले, जाओ, तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे बिना? 4 दिन में वापस आ जाओगे ठोकरें खाकर। हंसी खुशी भरे माहौल का अंत इस तरह से होगा, यह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समय बीतता चला गया। इस घटना को पूरे 5 वर्ष बीत चुके थे, पर ना सुरेश वापस आया और ना ही उसकी कोई खबर आई। बेटे के जाने के गम में सीमा जी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वे अक्सर बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी से खुशी और चेहरे से हंसी हमेशा के लिए चली गई थी। जानकी दास जी को भी बेटे के जाने का बहुत अफसोस था। उस दिन की घटना के लिए उन्होंने अपने आप को न जाने कितनी बार कोसा था। एक माँ को उसके बेटे से दूर करने का दोषी भी वे खुद को ही मानते थे। अकेले में सुरेश को याद कर करके कई बार वे रो भी लेते थे। एक माँ के लिए उसकी औलाद का उससे दूर जाना बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है, पर एक पिता के लिए उसके जवान बेटे का घर छोड़कर चले जाना किसी सदमे से कम नहीं होता।
सीमा जी और कमज़ोर न पड़ जाएं, इसलिए उनके सामने जानकी दास जी खुद को कारोबार में व्यस्त रखने का दिखावा करते रहते थे। वे अक्सर सीमा जी को यह बोलकर शांत कराते थे कि आज नहीं तो कल आ ही जाएगा तुम्हारा बेटा। सीमा जी अपने मन में सोचती थी कि मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पता है वह स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी है। एक बार जो ठान लेता है वह करके ही शांत होता है। अचानक एक दिन फोन की घंटी बजती है। सुबह के 10 बज रहे थे। सीमा जी दूसरे कमरे में थी। नौकर ने फोन उठाया और जोर से चिल्लाया, मैडम मैडम। सीमा जी एकदम से चौंक गई। दूसरे कमरे से ही नौकर को चिल्लाते हुए बोली, क्यों चीख रहे हो, किसका फोन है? छोटे साहब का फोन है मैडम, नौकर ने कहा। सीमा जी को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वे फोन की तरफ लपकी और नौकर के हाथ से फोन लगभग छीनते हुए लेकर बोली, हेलो सुरेश बेटा, कैसे हो? 5 साल लगा दिए अपनी माँ को याद करने में, घर वापस कब आ रहे हो बेटा? तो ठीक तो है ना? सुरेश बोला, बस बस माँ, तुम रुकोगी तब तो कुछ बोल पाऊंगा ना मैं। पिताजी कैसे हैं माँ? आप दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? आप दोनों की खबर लेता रहता था मैं, पर आज इतने सालों बाद आपकी आवाज़ सुनकर मन को बहुत तसल्ली हो रही है माँ। पिताजी से बात कराओ ना, सुरेश ने आग्रह किया। तो सीमा जी बोली, वे ऑफिस में है बेटा, तो सब कुछ छोड़, पहले बता घर वापस कब आ रहा है? कहाँ है तू? मैं अभी ड्राइवर को भेजती हूँ तुझे लाने के लिए। सुरेश हंसते हुए बोला, मैं लंदन में हूँ माँ। लंदन में? आश्चर्य से बोली सीमा जी। बेटा वहाँ क्यों चला गया? तो ठीक तो है ना? किसी तकलीफ में तो नहीं है ना? अक्सर जब औलाद अपने माता पिता से दूर हो जाती है किसी कारण से, तो ऐसी ही चिंता उन्हें घेरे रहती है कि वे किसी गलत संगत में ना पड़ जाएं। अकेले खुद को कैसे संभालेंगे? सीमा जी के बार बार बीमार रहने की वजह भी यही सब चिंताएं थी। सुरेश सोचने लगा कि माँ ने 5 साल मेरे बिना कैसे निकाले होंगे पता नहीं। माँ की बातों से उनकी फिक्र साफ झलक रही थी। मेरी बात सुनो माँ, सुरेश बोला। घर से निकलने के बाद मैं 2 साल अम्बाला में ही था। जिस मैगजीन के लिए मैं काम किया करता था उसकी तरफ से ही मुझे 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट के लिए लंदन भेजा गया था। मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही सफल रहा। यहाँ लंदन में मेरे काम को बहुत ही सराहा गया और अगले महीने यहाँ एक पुरस्कार समारोह का आयोजन है जिसमें तुम्हारे बेटे को बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड पुरस्कार मिलने वाला है। माँ, आपके और पिताजी के आशीर्वाद और मेरी इतनी सालों की मेहनत का परिणाम मुझे इस पुरस्कार के रूप में मिलने जा रहा है। मेरी बहुत इच्छा है कि इस अवसर पर मेरा परिवार, मेरे माता पिता मेरे साथ रहें। मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी को बांटने के लिए आज मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है माँ। बोलते बोलते सुरेश का गला भर आया था। उधर सीमा जी की आंखों से निकले आंसुओं ने भी उसके आंचल को भिगो दिया था और उनका दिल खुशी से चिल्लाने को कर रहा था कि मेरे बेटे की हैसियत देखने वालों, देखो आज अपनी मेहनत से मेरा बेटा किस मुकाम पर पहुंचा है। दूसरे देश में जाकर दूसरे लोगों के बीच में अपने काम से अपनी पहचान बना अपने आप में बहुत बड़ी जीत का प्रमाण है। सुरेश ने आगे बोला, माँ, आपके और पिताजी के लिए लंदन की टिकट भेज रहा हूँ। पिताजी को लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ माँ। हाँ बेटा, हम ज़रूर आएंगे, सीमा जी ने कहा। कौन से माता पिता नहीं चाहते कि दुनिया की नज़रों में अपने बेटे के लिए इतना मान सम्मान और इज्जत देखना। तूने हमें यह अवसर दिया है, हम ज़रूर आएंगे बेटा, ज़रूर आएंगे। ऐसा कहकर सीमा जी ने फ़ोन रख दिया। आज सीमा जी को अपनी परवरिश पर बहुत नाज हो रहा था। 5 साल की जुदाई का दर्द आज बेटे की सफलता के आगे उसे बहुत छोटा लग रहा था। वे बहुत बेसब्री से सुरेश के पिता के घर वापस आने का इंतजार कर रही थी। फोन पर इतनी बड़ी खुशखबरी वे नहीं देना चाहती थी। वे चाह रही थी कि बेटे की सफलता की खुशी को अपनी आंखों से उसके पिताजी के चेहरे पर देखे। दरवाजे की घंटी बजी तो नौकर ने जाकर दरवाज़ा खोला। सुरेश के पिता जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने जो देखा उसकी कल्पना नहीं की थी। सीमा जी अपनी खोई हुई मुस्कान चेहरे पर लिए हुए खड़ी थी। जानकी दास जी देखते ही बोले, इतने साल बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। इसकी वजह पता चलेगी कि नहीं?
तुम्हारा बेटा वापस आ गया है। सीमा जी बोली, जी नहीं, बेटा नहीं आया, पर आज दोपहर में उसका फ़ोन आया था। इस खबर को सुनने का इंतज़ार वे भी न जाने कब से कर रहे थे। अच्छा, कैसा है वह? मेरे बारे में पूछा कि नहीं उसने? नाराज़ है क्या अब तक मेरे से? उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। सीमा जी बोली, बिल्कुल नाराज़ नहीं है, और बार बार आपको ही पूछ रहा था। और सुनिए, लंदन में है हमारा बेटा। बेटा लंदन में है? सुनकर सुरेश के पिता सोफे से उठ खड़े हुए। जी हाँ, लंदन में, और अगले महीने वहाँ बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहा है आपका बेटा। बोलते हुए मिठाई का एक टुकड़ा सीमा जी ने जानकी दास जी के मुंह में डाल दिया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तुम सच कह रही हो ना सीमा? सीमा जी बोली, जी हाँ, बिल्कुल सच। जानकी दास जी ने सीमा जी को सीने से लगा लिया और दोनों अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। सीमा जी ने खुद को संभालते हुए कहा, आगे तो सुनिए, हमारे लिए लंदन की टिकट भेज रहा है आपका लाडला। पुरस्कार समारोह में वह हम दोनों के साथ शामिल होना चाहता है। जानकी दास जी के आंसुओं का बहाव और तेज हो चुका था। जिस बेटे को 5 साल पहले उन्होंने बोला था कि तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे बिना, उसने अपनी हैसियत से शख्सियत तक का सफ़र क्या बखूबी पूरा किया था। आंसुओं ने उनके चेहरे को पूरी तरह से भिगो दिया था और बेटे से मिलने की तड़प में दिल मचल उठा था। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।